खामोशी से पहले का तूफान। कुछ रातें इतनी काली होती हैं कि सितारों की चमक भी उन्हें भेद नहीं पाती। ऐसी ही एक रात ने हमारे शहर की शान, उसके गौरव को निगल लिया। सिंहासन सिर्फ एक चीज नहीं था, वह सत्ता का प्रतीक था, एक ऐसी शक्ति जिसका हर शिकारी सपना देखता है। और अब वह चला गया है। इस जंगल में जहां हर साया एक रहस्य छुपाता है, कोई है जिसने शेर के मांद में घुसकर उसके ताज को चुराने की जुर्रत की है। अब शिकार शुरू होगा। शहर की गगनचुंबी इमारतें अंधेरे आसमान में अपनी नोकीली चोटियों से तारों को चुनौती दे रही थीं। नियॉन लाइट्स की चमक, सड़कों पर बहती भीड़ और लगातार बजते हॉर्न, ये सब अर्बन जंगल के जीवन की पहचान थे। लेकिन इस चकाचौंध के नीचे एक गहरी, पुरातन खामोशी पसरी हुई थी, जो किसी बड़े तूफान से पहले की चेतावनी थी। शहर के मध्य में स्थित शाही संग्रहालय, संगमरमर की भव्यता और अभेद्य सुरक्षा का प्रतीक, उस रात एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था। उसकी ऊंची दीवारें, जो सदियों के इतिहास और अनमोल कलाकृतियों की गवाह थीं, अब एक भयावह चुप्पी में लिपटी थीं। और इसी चुप्पी में संग्रहालय के सबसे सुरक्षित तहखाने में शहर का सबसे बेशकीमती खजाना, सिंहासन, अपनी जगह से नदारद था। यह सिर्फ सोने और रत्नों से जड़ा एक सिंहासन नहीं था, यह रॉयल सिंडिकेट की असीमित सत्ता का प्रतीक था। एक ऐसा प्रतीक जिसकी अनुपस्थिति शहर के हर कोने में खलबली मचाने वाली थी। रात के पिछले पहर, जब शहर की धड़कनें धीमी पड़ने लगती हैं, तब एक जोरदार धमाका हुआ था। दीवारों पर सुरक्षा कैमरों की लाल बत्तियां तेजी से झपकीं, फिर हमेशा के लिए बुझ गईं। गार्ड्स की चीखें, टूटे हुए शीशों की खनक और धातु के घिसटने की भयानक आवाजें, यह सब कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया था। जब सुबह की पहली किरणें शहर पर पड़ रही थीं, तब तक संग्रहालय का नजारा बदल चुका था। मुख्य द्वार पर सुरक्षा घेरा टूट चुका था, विशालकाय लोहे के दरवाजे अपनी कब्जों से उखड़ गए थे और भीतर कीमती प्रदर्शनियां बिखरी पड़ी थीं। तहखाने में स्थित सिंहासन की तिजोरी, जो कि विशेष रूप से डिजाइन की गई थी, अब एक विकृत धातु का ढेर मात्र थी। उसके भारी भरकम दरवाजे ऐसे मुड़े हुए थे जैसे किसी विशालकाय पंजे ने उन्हें मरोड़ दिया हो। कोई सुराग नहीं था, कोई गवाह नहीं था, केवल पीछे छूटी हुई एक टूटी हुई तिजोरी और जमीन पर पड़ा एक अजीबोगरीब ताबीज, जिसकी धातु पर कुछ रहस्यमयी निशान खुदे हुए थे। यह ताबीज सदियों पुराना लग रहा था और उसकी सतह पर एक चमकहीन काला पत्थर लगा हुआ था। अगले दिन की सुबह शहर के शोर शराबे से दूर एक पुरानी जीर्ण शीर्ण इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित एक दफ्तर में एक मानव रूपी बाघ अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। उसका नाम था डिटेक्टिव बाघ कुमार। वह अपनी भारी भरकम मेज पर झुका हुआ था, एक हाथ में बिना चीनी वाली कड़क कॉफी का मग और दूसरे में सुबह का अखबार। उसकी भारी भरकम मांसल काया किसी भी रेसलर को मात दे सकती थी और उसकी आंखें, पीली और गहरी, हमेशा चौकन्नी रहती थीं, जैसे जंगल का सबसे अनुभवी शिकारी। उसके चेहरे पर चोट के हल्के निशान थे जो उसकी बहादुरी की कहानियां बयां करते थे। दफ्तर में धूल की मोटी परत छड़ी हुई थी, दीवारों पर पुराने केस के चार्ट्स लटके हुए थे और हवा में पुरानी किताबों और कॉफी की मिलीजुली गंध थी। एक और दिन, एक और रहस्य, वह खुद से बुदबुदाया। उसकी गहरी आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी। लेकिन आज का शिकार कुछ बड़ा लग रहा है। तभी उसके पुराने टेलीफोन की कर्कश घंटी बजी। उसने भारी भरकम पंजा उठाकर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक गंभीर और अधिकारपूर्ण आवाज आई, जो पुलिस कमिश्नर शेर सिंह की थी। बाघ कुमार, तुम्हें पता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है? शेर सिंह शहर के सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक, अपनी प्रभावशाली दहाड़ के लिए जाने जाते थे। संग्रहालय का मामला, सिंहासन चोरी हो गया है। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे ही बस का है। बाघ कुमार की भौहें सिकुड़ी। सिंहासन? यह वाकई कुछ बड़ा था। उसने अखबार को मेज पर फेंका, जिस पर पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शहर का गौरव गायब। वह अपनी कुर्सी से उठा, जिसकी लकड़ी चरमरा उठी। कमिश्नर, आप जानते हैं कि जब तक शिकार मेरे सामने ना आ जाए, मैं हार नहीं मानता। मैं अभी निकल रहा हूं। संग्रहालय पहुंचते ही बाघ कुमार ने अपनी गहरी विश्लेषणात्मक दृष्टि से पूरे दृश्य का जायजा लिया। पुलिस अधिकारी पहले से ही वहां मौजूद थे, सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाघ कुमार की आंखें उन चीजों को देख रही थीं जिन्हें कोई और नहीं देख पा रहा था। टूटे हुए दरवाजे, बिखरी हुई प्रदर्शनियां, ये सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा था। वह सीधे तहखाने की ओर बढ़ा, जहां सिंहासन की तिजोरी थी।
तिजोरी की हालत देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। इसे तोड़ने में बहुत ताकत लगी होगी, उसने बुदबुदाया। उसकी भारी आवाज गूंज उठी। या फिर बहुत ही सटीक योजना। वह जमीन पर पड़े ताबीज को उठाने के लिए झुका। उसकी खुरदुरी सतह पर प्राचीन नक्काशी थी और उस पर लगा काला पत्थर, जो पहले चमकहीन लग रहा था, अब बाघ कुमार की तेज निगाहों में कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पत्थर को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। यह कोई साधारण चोर नहीं है, उसने धीमी गंभीर आवाज में कहा, जैसे वह किसी अदृश्य दुश्मन से बात कर रहा हो। कोई ऐसा जिसने सत्ता के इस खेल को बहुत करीब से देखा है, कोई ऐसा जो जानता है कि एक प्रतीक की कीमत क्या होती है। कमिश्नर शेर सिंह उसके पास आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। तुम्हें कुछ मिला बाघ कुमार? बाघ कुमार ने ताबीज को अपनी जेब में रखते हुए कहा, अभी तो बस एक निशान मिला है कमिश्नर, लेकिन यह निशान मुझे सही शिकार तक ले जाएगा। इस जंगल में हर जानवर अपनी पहचान छोड़ जाता है और यह चोर भी अपनी पहचान छोड़ गया है। अब बस उसे ढूंढना बाकी है। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी, एक शिकारी की नजर जो अपने लक्ष्य पर टिकी हुई थी। यह कोई साधारण चोरी नहीं है, यह सिंहासन का शिकार है और इस खेल का शिकारी अब मैं हूं। उसकी आवाज में एक गहरा आत्मविश्वास था, एक प्रतिज्ञा जो शहर की अंधेरी गलियों में गूंज उठी। जाल बिछाना। इस शहर का हर साया एक रहस्य है और हर फुसफुसाहट एक संभावित खतरा। सिंहासन चोरी हुआ है, लेकिन उसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। जब तक मैं उस अदृश्य शिकारी को उसके बिल से बाहर नहीं निकाल देता, यह शहर कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। अब वक्त है जाल बिछाने का, ताकि हर संदिग्ध अपने ही झूठ के मकड़जाल में फंस जाए। बाघ कुमार ने संग्रहालय से मिले ताबीज को अपनी जेब में मजबूती से पकड़े हुए अपने दफ्तर की ओर वापसी की। शहर की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का शोर उसके कानों तक नहीं पहुंच रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर चल रही थी, सिंहासन की। वह जानता था कि यह चोरी सिर्फ एक कलाकृति की चोरी नहीं थी, बल्कि शहर की सत्ता संरचना पर एक सीधा हमला था। रॉयल सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी, उनका प्रतीक, छीन लिया गया था और इसका मतलब था कि आने वाले समय में अराजकता और भी बढ़ सकती थी। दफ्तर पहुंचकर उसने अपनी मेज पर पड़े पुराने केस फाइलों के ढेर को एक तरफ धकेला और ताबीज को सामने रखा। उस पर लगे काले पत्थर में एक धुंधली सी चमक थी, जैसे वह किसी पुरानी कहानी को अपने भीतर समेटे हुए हो। उसने अपनी जांच शुरू करने के लिए पहला कदम उठाया। रॉयल सिंडिकेट के भीतर के प्रतिद्वंद्वियों से पूछताछ। यह सिंडिकेट सिर्फ एक आपराधिक संगठन नहीं था, यह एक जटिल तंत्र था जिसमें शहर के सबसे शक्तिशाली और धनी जानवर शामिल थे। लोमड़ी व्यापारी, भालू बिल्डर और सांप वकील। हर कोई सत्ता के खेल में माहिर था और हर कोई सिंहासन पर आंखें गड़ाए हुए था। बाघ कुमार ने पहले एक चालाक लोमड़ी फॉक्स डीलर से मुलाकात की, जो शहर के कला बाजार का बेताज बादशाह था। फॉक्स डीलर अपने आलीशान पेंट हाउस में बैठा था, अपने रेशमी चोगे में लिपटा हुआ। उसकी आंखें तेज और गणनात्मक थीं। बाघ कुमार, मुझे उम्मीद थी कि तुम जल्द ही आओगे, उसने अपनी चिकनी आवाज में कहा। लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, इस चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिंहासन मेरे लिए बहुत कीमती था। बाघ कुमार ने उसकी आंखों में देखा, एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाईं। कीमती था या है? फॉक्स डीलर, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीजें उतनी कीमती नहीं होती जितनी लगती हैं, खासकर जब उन्हें गलत हाथों में रखा जाए। फॉक्स डीलर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। वह भयभीत लग रहा था और कुछ छिपा रहा था। जैसे जैसे बाघ कुमार अपनी जांच में आगे बढ़ा, उसे हर जगह एक अजीब सी चुप्पी और भय का सामना करना पड़ा। शहर के सबसे कुख्यात पूर्व चोरों से भी, जो अपनी दबंगई के लिए जाने जाते थे, जब सिंहासन का जिक्र होता तो उनकी आवाज धीमी पड़ जाती थी। एक पुराने गिरगिट चोर ने, जिसे कभी भी किसी से डरते नहीं देखा गया था, बाघ कुमार से कहा, बाघ कुमार, कुछ शिकार ऐसे होते हैं जिनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सिंहासन सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, उसके पीछे कुछ और भी है, कुछ बहुत पुराना और बहुत शक्तिशाली। इस बात ने बाघ कुमार के संदेह को और मजबूत कर दिया। उसे समझ आने लगा था कि सिंहासन सिर्फ रॉयल सिंडिकेट का प्रतीक नहीं था, बल्कि उससे कहीं बढ़कर था। शायद एक ऐसी कुंजी जो किसी अदृश्य शक्ति को जगा सकती थी। इन सब के बीच बाघ कुमार को एक अजीब सा एहसास होने लगा था। उसे पीछा किया जा रहा है। एक कार जो अक्सर उसकी कार से कुछ दूरी पर रहती थी, या एक छाया जो उसकी गलियों में देर रात घूमती थी। वह जानता था कि यह कोई भ्रम नहीं था। कोई उसकी हर चाल पर नजर रख रहा था, उसकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहा था।
एक रात जब वह एक अंधेरी सुनसान गली से गुजर रहा था तो अचानक उस पर हमला हो गया। 3 नकाबपोश कोयोट्स ने उस पर झपटा मारा। वे तेजी से और क्रूरता से हमला कर रहे थे, लेकिन वे भूल गए थे कि वे एक अकेले बाघ से लड़ रहे थे। बाघ कुमार ने अपनी शारीरिक शक्ति और फुर्ती का प्रदर्शन किया। एक कोयोट को उसने एक ही झटके में दूर फेंका, दूसरे की मुट्ठी को अपनी खाल पर महसूस किया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तीसरे को उसने अपनी पूंछ से ऐसा मारा कि वह दीवार से जा टकराया। कुछ ही मिनटों में हमलावर ढेर हो गए थे, लेकिन जब तक बाघ कुमार उन्हें पकड़ पाता वे अंधेरे में गायब हो चुके थे। छिपकर वार करने वाले कायर, उसने फुफकारा, लेकिन इस बाघ को डराना इतना आसान नहीं है। अगले दिन बाघ कुमार को एक रहस्यमयी एन्क्रिप्टेड संदेश मिला। यह उसके पुराने सुरक्षित ईमेल आईडी पर आया था, जिसका पता केवल कुछ ही लोगों को था। संदेश भेजने वाला अज्ञात था, लेकिन उसका लहजा गंभीर और चेतावनीपूर्ण था। उसमें रॉयल सिंडिकेट के भीतर की अंदरूनी कलह और सिंहासन से जुड़े एक प्राचीन रहस्य का जिक्र था। संदेश में लिखा था, सिंहासन सिर्फ एक कुंजी है, असली शक्ति उसके पीछे छिपी है, जिसे केवल अंतिम ग्रहण के दौरान ही खोला जा सकता है। रॉयल सिंडिकेट के भीतर ही दुश्मन है। द शैडो गैदरिंग, आज रात पुरानी लाइब्रेरी के पीछे। द शैडो गैदरिंग, एक गुप्त बैठक जिसका नाम भी उसने पहले कभी नहीं सुना था। यह एक बड़ा सुराग था और बाघ कुमार जानता था कि उसे वहां जाना होगा। उस रात पुरानी परित्यक्त लाइब्रेरी के पीछे अंधेरे और टूटी हुई दीवारों के बीच बाघ कुमार चुपचाप छिपा हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे में भी स्पष्ट देख सकती थीं। उसने देखा कि कुछ छायादार आकृतियां धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थीं। वे रॉयल सिंडिकेट के सदस्य थे, लेकिन वे किसी और के नेतृत्व में लग रहे थे। अचानक एक विशालकाय गोरिल्ला, जिसकी आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं, सामने आया। उसके साथ एक चालाक लोमड़ी भी थी, जिसकी मुस्कान में जहर भरा था। यह वही लोमड़ी थी जिससे बाघ कुमार ने पहले पूछताछ की थी। बाघ कुमार को झटका लगा। यह उसका मुखबिर नहीं, बल्कि उसका दुश्मन था। गोरिल्ला ने गरजते हुए कहा, सिंहासन हमारे पास है, अंतिम ग्रहण बस कुछ ही दिनों में है। यह कुंजी हमें असीमित शक्ति प्रदान करेगी। रॉयल सिंडिकेट अब सिर्फ एक संगठन नहीं रहेगा, हम इस शहर के असली शासक बनेंगे। बाघ कुमार की नसें तन गईं। उसे पता चल गया था कि चोर कौन है और सिंहासन का असली उद्देश्य क्या था। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह शहर पर पूर्ण नियंत्रण पाने की एक साजिश थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। बाघ कुमार हमारे पीछे है, वह एक शिकारी है और वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह हमें ढूंढ नहीं लेता। गोरिल्ला ने ठहाका लगाया, उसे आने दो, कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। अब जब हमें सिंहासन मिल गया है तो हम इस शहर पर राज करेंगे। बाघ कुमार को सब कुछ साफ समझ आ गया था। सिंहासन सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं था, बल्कि एक प्राचीन कोड को अनलॉक करने की कुंजी था, जो रॉयल सिंडिकेट को असीमित शक्ति प्रदान कर सकता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि सिंडिकेट के भीतर का ही एक अंदरूनी व्यक्ति था, वही लोमड़ी, जिस पर उसे कभी भरोसा था। जाल बिछ चुका था, लेकिन बाघ कुमार को अब खुद को इस जाल से बाहर निकालना था और असली शिकार को पकड़ना था। फिर इस जंगल में हर साया एक धोखा है और हर कदम एक संभावित जाल। मैंने सोचा था कि मैंने शिकारी को ढूंढ लिया है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। जब भरोसा टूटता है तो घाव सबसे गहरे होते हैं। अब सिर्फ शिकार नहीं, बल्कि प्रतिशोध भी मेरा मकसद है। इस खेल में कोई नियम नहीं, सिर्फ घात और प्रतिघात है। बाघ कुमार का गुस्सा उस समय चरम पर था जब उसने लोमड़ी को गोरिल्ला के साथ देखा। वह लोमड़ी, जिसे उसने कभी अपना मुखबिर समझा था, जिस पर उसने कई बार भरोसा किया था, वह रॉयल सिंडिकेट के साथ मिलकर सिंहासन की चोरी की साजिश में शामिल थी। यह विश्वासघात सिर्फ एक व्यक्तिगत आघात नहीं था, यह उसकी पेशेवर नैतिकता पर भी एक धब्बा था। दोहरी चाल, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखों में आग सुलग रही थी। तुमने इस बाघ को कमजोर समझा। बिना एक पल गंवाए बाघ कुमार ने लोमड़ी का पीछा करने का फैसला किया। वह शैडो गैदरिंग से निकला, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसे कोई देख ना पाए। लोमड़ी अपनी शातिर मुस्कान के साथ एक काली वैन में बैठी और अंधेरी गलियों में गायब हो गई। बाघ कुमार ने अपनी कार स्टार्ट की और लोमड़ी की वैन का पीछा करना शुरू कर दिया। शहर की सड़कें रात के इस पहर में लगभग खाली थीं, जिससे पीछा करना आसान हो गया। लेकिन यह बाघ कुमार के लिए चिंता का विषय भी था। इतनी आसानी से पीछा करने देना यह लोमड़ी की चाल हो सकती है।
पीछा शहर के पौष इलाकों से शुरू होकर पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की ओर मुड़ गया, जहां परित्यक्त गोदामों और टूटी हुई फैक्ट्रियों का राज था। लोमड़ी की वैन आखिरकार एक विशाल परित्यक्त गोदाम के सामने रुकी, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर ग्राफिक कला छपी हुई थी। बाघ कुमार ने अपनी कार को थोड़ी दूरी पर रोका, अपनी गति को धीमा किया और गोदाम की ओर चुपचाप बढ़ा। हवा में धातु और धूल की गंध थी, जो किसी बड़े टकराव का पूर्वाभास करा रही थी। गोदाम के अंदर स्थिति तनावपूर्ण थी। लोमड़ी, गोरिल्ला और उसके कई गुंडे सिंहासन के चारों ओर खड़े थे, जो एक मेज पर रखा हुआ था। उसकी चमक, हालांकि चोरी की थी, कमरे को एक अजीब सी रोशनी दे रही थी। बाघ कुमार ने एक टूटी हुई खिड़की के माध्यम से अंदर झांका। उसने देखा कि गोरिल्ला और लोमड़ी किसी नक्शे पर कुछ चर्चा कर रहे थे। यह अंतिम ग्रहण का मानचित्र है, लोमड़ी की आवाज आई, जो गोदाम की खाली दीवारों में गूंज उठी। सिंहासन को इस विशेष बिंदु पर ग्रहण के चरम पर स्थापित करना होगा ताकि प्राचीन शक्ति जागृत हो सके। गोरिल्ला ने गर्व से ठाका लगाया, कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। यह सुनकर बाघ कुमार का खून खौल उठा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आज नहीं, वह फुसफुसाया, आज नहीं। एक पल का भी इंतजार किए बिना बाघ कुमार ने गोदाम के मुख्य दरवाजे को एक जोरदार लात से खोल दिया। दरवाजा अपनी कब्जों से उखड़कर अंदर जा गिरा, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। अंदर मौजूद सभी जानवर चौंक गए और उनकी निगाहें बाघ कुमार पर टिक गईं। बाघ कुमार! लोमड़ी चिल्लाई। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा एक साथ था। तुम यहां क्या कर रहे हो? बाघ कुमार ने एक गंभीर कदम बढ़ाया। उसकी भारी भरकम काया किसी चट्टान जैसी लग रही थी। मैं यहां शिकार करने आया हूं, उसने अपनी गहरी गरजती आवाज में कहा। और आज रात लोमड़ी, तुम मेरे शिकार हो। गोरिल्ला ने अपने गुंडों को आदेश दिया, इसे रोको, इसे जिंदा नहीं छोड़ना। गुंडों ने, जो कि भेड़ियों और लकड़बग्घों का एक समूह था, एक साथ बाघ कुमार पर हमला किया। यह एक भीषण एक्शन सीक्वेंस था। बाघ कुमार ने अपनी शारीरिक शक्ति और फुर्ती का प्रदर्शन किया। उसने एक भेड़िए को अपनी शक्तिशाली पूंछ से उठाकर दूर फेंका, दूसरे को अपनी मुट्ठी से ऐसा मारा कि वह दीवार से जा टकराया। वह दुश्मन के बीच ऐसे घूम रहा था जैसे कोई तूफान हो, हर हमले का सटीक जवाब दे रहा था। लोमड़ी ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाघ कुमार ने उसे पकड़ने का दृढ़ संकल्प कर रखा था। उसने कुछ गुंडों को रास्ते से हटाया और लोमड़ी की ओर झपटा। लोमड़ी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए एक बड़े धातु के बैरल के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन बाघ कुमार ने उसे खींच लिया। विश्वासघात की कीमत चुकानी पड़ती है लोमड़ी, बाघ कुमार ने गरजते हुए कहा। उसकी पकड़ लोमड़ी के गले पर कस रही थी। लोमड़ी संघर्ष कर रही थी, उसकी आंखें डर से भरी थीं। तुम नहीं जानते कि तुम किसके खिलाफ खड़े हो, उसने हाँफते हुए कहा। बाघ कुमार को पता था कि लोमड़ी कुछ और छिपा रही है। मुझे सब बताओ, उसने आदेश दिया। लेकिन इससे पहले कि लोमड़ी कुछ और कह पाती, गोरिल्ला ने एक बड़ा धातु का खंभा उठाया और बाघ कुमार पर हमला कर दिया। बाघ कुमार को लोमड़ी को छोड़ना पड़ा और गोरिल्ला के हमले से खुद को बचाना पड़ा। यह एक भयंकर द्वंद्व था। गोरिल्ला अपनी असीम शक्ति से वार कर रहा था, जबकि बाघ कुमार अपनी गति और चालाकी का उपयोग कर रहा था। अंत में बाघ कुमार ने एक मौका पाकर गोरिल्ला के पेट में एक जोरदार वार किया, जिससे वह पीछे हट गया। लेकिन इस बीच लोमड़ी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग करके भागने की कोशिश कर रही थी। बाघ कुमार ने उसे फिर से पकड़ लिया, लेकिन इस बार लोमड़ी ने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें एक नीला तरल भरा था। उसने उसे तुरंत पी लिया और कुछ ही पलों में उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। तुम नहीं रोक पाओगे, लोमड़ी ने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अंतिम ग्रहण, पुरातन मंदिर, शक्ति, तुम्हारा अंत। और फिर लोमड़ी की आंखें खाली हो गईं और वह बाघ कुमार के हाथों में मृत हो गई। बाघ कुमार ने उसे नीचे रखा। उसके चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी, गुस्सा, निराशा और कुछ हद तक अफसोस। सिंहासन अभी भी गोदाम में था, लेकिन लोमड़ी की मौत के साथ उसे अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सुराग खो गया था। लोमड़ी की मौत ने बाघ कुमार को एक नई दिशा दी। अंतिम ग्रहण, पुरातन मंदिर, ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसे अब न केवल सिंहासन को ढूंढना था, बल्कि उस रहस्य को भी सुलझाना था जो लोमड़ी ने मरने से पहले बताया था। वह जानता था कि सिंहासन को किसी विशेष समय पर
किसी विशेष स्थान पर इस्तेमाल किया जाना है और यह समय अंतिम ग्रहण से जुड़ा था। बाघ कुमार ने उस रात गोदाम को छोड़ दिया, अपने पीछे मृत लोमड़ी और बिखरी हुई वस्तुएं छोड़कर। उसका मन नए सिरे से संकल्प से भरा था। उसे अब प्राचीन इतिहास और ज्योतिष के विशेषज्ञों से संपर्क करना होगा, उन कहानियों को खोजना होगा जो सिंहासन और अंतिम ग्रहण के बीच के संबंध को उजागर कर सकती थीं। यह सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं थी, यह एक ऐसी दौड़ थी जो समय और एक ऐसी शक्ति के खिलाफ थी जिसे वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। शहर अभी भी खतरे में था और बाघ कुमार को पता था कि उसे सिंहासन को गलत हाथों में पड़ने से पहले ढूंढना होगा और उस शक्ति को निष्क्रिय करना होगा जिसे रॉयल सिंडिकेट जगाना चाहता था। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और हर पल के साथ खतरा गहराता जा रहा है। लोमड़ी ने मरने से पहले जो सुराग दिए थे वे सिर्फ पहेलियां नहीं बल्कि एक प्राचीन विनाश की चेतावनी थी। इस शहर को बचाने के लिए मुझे न सिर्फ सिंहासन तक पहुंचना होगा बल्कि उस रहस्य को भी उजागर करना होगा जो समय के गर्भ में छिपा है। अब यह सिर्फ एक जांच नहीं बल्कि मौत के खिलाफ एक दौड़ है और इस दौड़ में हार का मतलब है सब कुछ खत्म। लोमड़ी की रहस्यमयी मौत और उसके अंतिम शब्द, अंतिम ग्रहण, पुरातन मंदिर, शक्ति, तुम्हारा अंत, बाघ कुमार के दिमाग में गूंज रहे थे। गोदाम में मिली जानकारी और लोमड़ी के संदेश ने अब एक स्पष्ट तस्वीर बनाना शुरू कर दिया था। सिंहासन सिर्फ रॉयल सिंडिकेट के लिए धन या सत्ता का प्रतीक नहीं था, यह एक कुंजी थी, एक ऐसी शक्ति को जगाने की कुंजी जो शहर के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती थी। बाघ कुमार जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। अंतिम ग्रहण बस कुछ ही दिनों में था और उसे उस पुरातन मंदिर का पता लगाना था जहां इस भयानक कर्मकांड को अंजाम दिया जाना था। सबसे पहले बाघ कुमार ने शहर के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित पुस्तकालय का रुख किया। यह पुस्तकालय एक विशालकाय हाथी द्वारा चलाया जाता था जो प्राचीन ग्रंथों और इतिहास का एक चलता फिरता विश्वकोश था। प्रोफेसर गजेंद्र, बाघ कुमार ने कहा जैसे ही वह विशालकाय हाथी के सामने खड़ा हुआ जो चश्मे पहने एक पुरानी किताब में डूबा हुआ था। मुझे अंतिम ग्रहण और पुरातन मंदिरों के बारे में जानकारी चाहिए, खासकर वे जो किसी प्राचीन शक्ति से जुड़े हों। प्रोफेसर गजेंद्र ने धीरे से अपनी सूंड उठाई और बाघ कुमार को देखा। ये विषय काफी गुप्त और खतरनाक हैं बाघ कुमार। वे सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि कहानियों और अंधविश्वासों में भी छिपे हैं। कई घंटों की गहन शोध और प्रोफेसर गजेंद्र की मदद से बाघ कुमार को कुछ प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा के ग्रहण और एक लुप्त मंदिर का जिक्र मिला। इन ग्रंथों में बताया गया था कि हर कई 100 वर्षों में जब अंतिम ग्रहण होता है तो एक विशेष ऊर्जा पृथ्वी पर आती है जिसे सिंहासन जैसी कलाकृति के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। मंदिर का वर्णन अस्पष्ट था लेकिन उसमें 3 चोटियों और बहती हुई नदी का जिक्र था। बाघ कुमार ने तुरंत शहर के आसपास के मानचित्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसे शहर के बाहरी इलाके में एक प्राचीन खंडहर मिला जिसे त्रिमूर्ति पर्वत कहा जाता था, जिसके पास एक छोटी नदी बहती थी। यह खंडहर दशकों से छोड़ दिया गया था और केवल कुछ स्थानीय लोग ही उसके बारे में जानते थे। यही जगह है, बाघ कुमार ने बुदबुदाया। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। यही वह पुरातन मंदिर है। बाघ कुमार को एहसास हुआ कि वह यह लड़ाई अकेला नहीं लड़ सकता। रॉयल सिंडिकेट सिर्फ गुंडों का एक समूह नहीं था, वे शक्तिशाली और संगठित थे। उसे ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत थी जो उसकी कमी को पूरा कर सके। उसने अपनी पुरानी साथी, एक तेज तर्रार चीता महिला जासूस जिसका नाम चित्रा था, से संपर्क किया। चित्रा अपनी गति, फुर्ती और सटीक निशानेबाजी के लिए जानी जाती थी। उसने कई खतरनाक मिशनों में बाघ कुमार के साथ काम किया था। तुम्हारा शिकार काफी बड़ा लगता है बाघ कुमार, चित्रा ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था जब वह बाघ कुमार के दफ्तर में पहुंची। मुझे पता था कि तुम मुझे बुलाओगे जब असली रोमांच शुरू होगा। बाघ कुमार ने उसे योजना समझाई। चित्रा ने तुरंत हाँ कर दी। इसके बाद बाघ कुमार को एक हैकिंग विशेषज्ञ की जरूरत थी जो रॉयल सिंडिकेट के संचार नेटवर्क को भेद सके और उनकी योजनाओं को बाधित कर सके। उसने शहर के सबसे शरारती लेकिन प्रतिभाशाली बंदर मोंटी से संपर्क किया। मोंटी एक तकनीकी जादूगर था जो किसी भी सिस्टम में घुसपैठ कर सकता था। मोंटी ने अपने छोटे चंचल पंजे से कीबोर्ड पर टाइप करते हुए कहा, रॉयल सिंडिकेट का नेटवर्क बहुत सुरक्षित है बाघ कुमार, लेकिन मेरे लिए कोई भी सुरक्षा एक चुनौती मात्र है। तीनों की टीम बन चुकी थी।
ताकत, गति और दिमाग का एक घातक संयोजन। रॉयल सिंडिकेट को भी पता चल गया था कि बाघ कुमार उनके करीब है। उनके जासूसों ने बाघ कुमार की गतिविधियों की खबर उन्हें दे दी थी। गोरिल्ला ने त्रिमूर्ति पर्वत तक पहुंचने वाले हर रास्ते पर जाल बिछा दिए थे। उसने अपने सबसे वफादार गुंडों, जिनमें तेंदुए और मगरमच्छ शामिल थे, को मंदिर के रास्ते पर तैनात कर दिया था। बाघ कुमार और उसकी टीम ने मंदिर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं और जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ा। एक जगह उनके रास्ते में एक घना जंगल था, जहां तेंदुए छिपकर हमला कर रहे थे। चित्रा ने अपनी गति का उपयोग करते हुए उन तेंदुओं को चकमा दिया और बाघ कुमार के लिए रास्ता साफ किया। दूसरी जगह उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी, जहां मगरमच्छों का एक समूह घात लगाए बैठा था। मोंटी ने एक पुराने पुल के तारों को हैक किया, जिससे एक अस्थायी मार्ग बन गया और वे नदी को पार करने में सफल रहे। जैसे जैसे अंतिम ग्रहण का समय करीब आता जा रहा था, तनाव बढ़ता जा रहा था। आकाश में चंद्रमा का आकार बदलने लगा था और एक अजीब सी ऊर्जा हवा में महसूस की जा सकती थी। बाघ कुमार और उसकी टीम आखिरकार त्रिमूर्ति पर्वत के खंडहरों तक पहुंची। मंदिर, जो कि सदियों से परित्यक्त था, अब रॉयल सिंडिकेट के गुंडों से भरा हुआ था। प्रवेश द्वार पर विशालकाय गोरिल्ला खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर पर युद्ध के निशान थे। उसके साथ उसके वफादार गुंडों की एक बड़ी सेना थी, जो हर कोने में छिपी हुई थी। सिंहासन मंदिर के केंद्र में स्थापित किया गया था और उसकी चमक अब और भी तीव्र हो गई थी। स्वागत है बाघ कुमार, गोरिल्ला ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों में गूंज उठी। तुम बहुत दूर आ गए हो, लेकिन तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। आज रात सिंहासन हमें वह शक्ति देगा जिसकी हमने हमेशा कल्पना की है, और तुम इसे रोक नहीं पाओगे। बाघ कुमार ने एक गंभीर कदम बढ़ाया। उसकी आंखें गोरिल्ला पर टिकी हुई थीं। तुम गलत सोचते हो गोरिल्ला। शक्ति का असली मतलब तुम नहीं जानते, और मैं यहां तुम्हें रोकने आया हूं, भले ही मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। चित्रा और मोंटी उसके बगल में खड़े थे, युद्ध के लिए तैयार। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो एक बड़े तूफान से पहले की थी। यह अंतिम टकराव था और दांव पर शहर का भविष्य था। अंतिम ग्रहण क्षितिज पर चमकने लगा था और उसके साथ ही युद्ध का बिगुल बज चुका था। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत है। सिंहासन की शक्ति हमारी कल्पना से कहीं बढ़कर है, और उसे नियंत्रित करने की कोशिश करने वाला हर प्राणी खुद को आग से खेलने जैसा है। मैंने अपना जाल बिछाया, शिकारी का पीछा किया, लेकिन अब वक्त आ गया है निर्णायक वार करने का। आज रात इस प्राचीन मंदिर में भाग्य का फैसला होगा और मैं अपने शहर को किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। त्रिमूर्ति पर्वत के प्राचीन मंदिर में अंतिम ग्रहण की धुंधली रोशनी में एक महाकाव्य युद्ध छिड़ चुका था। जैसे ही गोरिल्ला ने अपने गुंडों को हमला करने का आदेश दिया, बाघ कुमार और उसकी टीम ने अपनी स्थिति संभाली। गोरिल्ला के साथ उसके सबसे क्रूर सिंडिकेट सदस्य थे। एक विशालकाय मगरमच्छ जिसकी खाल बुलेट प्रूफ थी, एक जहरीला सांप जिसकी फुर्ती बिजली जैसी थी, और भेड़ियों का एक क्रूर दल जो झुंड में शिकार करने में माहिर थे। सबसे पहले भेड़ियों का दल बाघ कुमार पर झपटा। बाघ कुमार अपनी भारी भरकम काया और अदम्य शक्ति के साथ एक तूफान की तरह उनके बीच घूम रहा था। उसकी मुट्ठियां लोहे की थीं और हर बार एक भेड़िए को ढेर कर रहा था। वह उनके हमलों से बच रहा था, उन्हें अपनी पूंछ से दूर फेंक रहा था और उन्हें एक के बाद एक गिरा रहा था। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुमने इस जंगल के राजा को ललकारा है, अब परिणाम भुगतो। उसकी दहाड़ मंदिर की दीवारों में गूंज उठी, जिससे बाकी गुंडे भी सहम गए। उसी समय चित्रा अपनी अविश्वसनीय गति के साथ मगरमच्छ के गुंडों से भिड़ गई। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि उसे देख पाना मुश्किल था। उसने अपनी फुर्ती का उपयोग करके मगरमच्छ के भारी हमलों से खुद को बचाया और फिर एक पल का इंतजार किए बिना उनकी कमजोर जगहों पर वार कर रही थी। उसके पंजे बिजली की गति से चल रहे थे और जल्द ही कई मगरमच्छ जमीन पर ढेर हो गए। तुम मेरी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकते मूर्खों, चित्रा ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक जंगली चमक थी। मोंटी, जो कि सबसे छोटा था लेकिन सबसे चालाक था, ने मंदिर के ऊपरी हिस्सों पर अपनी जगह बना ली थी। वहां से वह गोरिल्ला के संचार नेटवर्क को जाम कर रहा था, उनके हथियार प्रणालियों को बाधित कर रहा था और उनकी रणनीति को बिगाड़ रहा था। उसने कुछ पुराने अप्रयुक्त सेंसरों को भी हैक कर लिया था, जिससे मंदिर के कुछ हिस्सों में भ्रम पैदा हो रहा था, जिससे दुश्मन की मुश्किलें बढ़ रही थीं। वह अपने छोटे पंजों से कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रहा था। देखते हैं कौन कितना स्मार्ट है।
लेकिन गोरिल्ला, जो कि सिंडिकेट का नेता था, अब सीधे बाघ कुमार की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में असीम शक्ति की लालसा साफ दिख रही थी। सिंहासन मेरा होगा, गोरिल्ला ने गरजते हुए कहा, और उसने सिंहासन के पास रखी एक प्राचीन वेदी से एक विशालकाय पत्थर की गदा उठाई। वह गदा उसकी मुट्ठी में एक खिलौने जैसी लग रही थी। तुम इसे रोक नहीं पाओगे बाघ कुमार। बाघ कुमार और गोरिल्ला के बीच एक महाकाव्य द्वंद्व शुरू हुआ। गोरिल्ला अपनी असीम शारीरिक शक्ति का उपयोग कर रहा था, गदा को ऐसे घुमा रहा था जैसे वह कोई पंखा हो। हर वार में मौत का दम था। बाघ कुमार हालांकि शक्तिशाली था, जानता था कि उसे सिर्फ शक्ति से नहीं जीतना है, उसे अपनी बुद्धिमत्ता और गति का भी उपयोग करना होगा। वह गोरिल्ला के भारी भरकम हमलों से बच रहा था, उसके वार को चकमा दे रहा था और उसके कमजोर बिंदुओं को ढूंढ रहा था। एक पल के लिए जब गोरिल्ला ने एक जोरदार वार किया तो बाघ कुमार ने छलांग लगाई और गदा को चकमा दिया, और फिर अपनी पूरी शक्ति से गोरिल्ला के पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। गोरिल्ला पीछे हटा, उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस दौरान अंतिम ग्रहण अपने चरम पर पहुंच गया था। चंद्रमा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था और सिंहासन से एक तेज नीली रोशनी निकलने लगी थी। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि आंखों को चुभ रही थी। गोरिल्ला ने इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की। वह सिंहासन की ओर दौड़ा, उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। शक्ति, असीम शक्ति, उसने चिल्लाते हुए कहा, जैसे वह पागल हो गया हो। लेकिन जैसे ही गोरिल्ला ने सिंहासन को छुआ, एक अजीबोगरीब ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। वह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि गोरिल्ला का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी और उसका शरीर फूलने लगा। बाघ कुमार को अचानक लोमड़ी के अंतिम शब्द याद आए। सिंहासन सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि इसे नियंत्रित न करने वाले को नष्ट भी कर सकता है। उसे सिंहासन के पीछे का असली रहस्य समझ में आया। यह सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक अस्थिर ऊर्जा स्रोत था। एक ऐसी शक्ति जिसे केवल वही नियंत्रित कर सकता था जिसके पास शुद्ध इरादे हों या जिसे इसकी पूरी समझ हो। गोरिल्ला अपनी लालसा में इस शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह खुद ही उसका शिकार बन रहा था। बाघ कुमार ने तुरंत गोरिल्ला की मदद के लिए दौड़ लगाई, भले ही वह उसका दुश्मन था। उसने देखा कि गोरिल्ला का शरीर बिखरने लगा था और अगर उसने सिंहासन को नहीं छोड़ा तो वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। छोड़ दो उसे गोरिल्ला, बाघ कुमार ने गरजते हुए कहा, यह तुम्हें मार डालेगा। लेकिन गोरिल्ला अपनी शक्ति की लालसा में इतना अंधा हो चुका था कि वह सुनने को तैयार नहीं था। चित्रा और मोंटी भी दौड़कर बाघ कुमार के पास आ गए। उनकी आंखों में डर था। बाघ कुमार को एक विचार आया। उसने लोमड़ी के ताबीज को याद किया जिसमें वही काला पत्थर था। शायद वह पत्थर सिंहासन की ऊर्जा को निष्क्रिय कर सकता था। उसने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसे सिंहासन के पास रखने की कोशिश की। जैसे ही ताबीज सिंहासन के करीब आया, एक अद्भुत घटना हुई। सिंहासन की नीली रोशनी कम होने लगी और ताबीज का काला पत्थर चमकने लगा। सिंहासन की अस्थिर ऊर्जा धीरे धीरे ताबीज में समाने लगी। गोरिल्ला, जो कि अब कमजोर पड़ चुका था, सिंहासन को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। सिंहासन की चमक पूरी तरह से बुझ गई और ताबीज का काला पत्थर फिर से चमकहीन हो गया। अंतिम ग्रहण भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे वापस आ रही थी। मंदिर में खामोशी छा गई थी, जो अब युद्ध के बाद की शांति थी। बाघ कुमार ने सिंहासन को देखा, जो अब सिर्फ एक सुंदर लेकिन निष्क्रिय कलाकृति लग रहा था। उसने ताबीज को उठाया, जो अब सिंहासन की शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए था। उसने उसे अपनी जेब में सुरक्षित रखा। हर शक्ति का एक संतुलन होता है, उसने अपनी गहरी गंभीर आवाज में कहा, और कुछ शक्तियां तब तक छिपी रहनी चाहिए जब तक सही समय न आए। सूरज उग रहा था। उसकी पहली किरणें मंदिर की टूटी हुई दीवारों पर पड़ रही थीं, जिससे एक नया सवेरा हो रहा था। बाघ कुमार थका हुआ लेकिन विजयी अपनी टीम चित्रा और मोंटी की ओर मुड़ा। उन्होंने मिलकर शहर को एक बड़े खतरे से बचाया था। गोरिल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था और रॉयल सिंडिकेट का साम्राज्य ढह चुका था। शहर अब सुरक्षित था, कम से कम फिलहाल। बाघ कुमार जानता था कि यह सिर्फ एक और शिकार था और इस जंगल में हमेशा नए खतरे पनपते रहेंगे, लेकिन आज के लिए उसने अपना काम कर दिया था। उसने अपने शहर को बचाया था। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी, एक शिकारी की नजर जो जानता था कि उसका काम कभी खत्म नहीं होता। यह सिर्फ एक अंत नहीं है, उसने खुद से कहा,
जैसे वह नए शिकार की तलाश में हो। ये एक नई शुरुआत है,